मैं सबसे पहले जानिसार कायदो सालार ग्रुप, उस ग्रुप के तमाम ही जिम्मेदारान और अराकीन सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं और अपनी तरफ से और स्टेज पे बैठे हुए जिम्मेदारान की तरफ से आपका शुक्रगुजार। ये प्रोग्राम जानिसार कायदो सालार ग्रुप का प्रोग्राम है। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सियासी स्टेज नहीं, आने वाले कारपोरेशन इलेक्शन के ताल्लुक से हम इंशाअल्लाह स्टेज लगाएंगे और अपनी बात अहलियान शहर के सामने रखेंगे। आमतौर पर ऐसा हमारे साथियों ने, बच्चों ने समझा कि हम जलसे यलगार का जवाब देने के लिए ये मीटिंग रखे। वो वक्त आगे आएगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि जिन्होंने जलसे यलगार के नाम से अपना प्रोग्राम रखा था, उनको यलगार का माना भी मालूम नहीं होगा। जो रसोई को रुसवाई बोलता हो, जो पामाल को मापाल बोलता हो, जो सेटिंग को सटिंग बोलता हो और जो लालच को लालूच बोलता हो, उसे यलगार का माना क्या मालूम होगा। तो हम इसका जवाब तो देंगे आगे इंशाअल्लाह और बहुत तफसील से देंगे। उस जलसे में जो बातें कही गई, उसमें एक बात समाजवादी पार्टी के लोगों को रास्ता बताया गया कि तुम्हारा रास्ता किधर है, पतली गली है या स्टेज के पीछे है। उनको उनकी जगह बता दी गई। हमारे साथ थे, हमने बहुत इज्जत दी। 2019 का इलेक्शन हुआ, हमने उनकी मेहनतों को देख करके हमने एतराफ किया। हमारे कुछ साथियों को बुरा भी लगा और हमने मान सम्मान के साथ हमने उनको जो जुबान दी थी, जो वादा किया था, अपने वादे को हमने पूरा किया। नया पूरे से हमने टिकट दिया, इस्लाम पूरे से हमने टिकट दिया और 2024 के इलेक्शन में उनको हमारे साथ रहना था। ऐसा मेरे पास स्टाम्प पे एग्रीमेंट लिखा हुआ है। वो बोलते बताओ, बताएंगे ना, है हमारे पास। आप देखो, बुलंद इकबाल का इंतकाल हुआ, उसकी जगह पर मुस्तकीम डिग्निटी को जिमनी चुनाव में हमने टिकट दिया। 12,000 से ज्यादा वोटें मिली एक वार्ड से, 12,000 से ज्यादा वोटें मिली। हमने, हमारे साथियों ने उनके लिए क्या किया, उन्हें पता हो ना हो, लेकिन जिस वार्ड से और जिस पैनल से इलेक्शन लड़ा गया था, वहां के लोगों को सब पता है। अब वो कहते हैं ना कि जब दिन खराब होते हैं तो आदमी ऊंट पे भी बैठा होता है तो कुत्ता काट लेता है उसको। ये असेंबली का इलेक्शन लड़े, एक वार्ड से 12,000 से ज्यादा वोटें मिली थी। ये पूरे शहर से 12,000 वोट नहीं ले सके, पूरे शहर से। अहलियान शहर को पता था कि ये अंसारी बिरादरी के वोटों को काटने के लिए खड़े हुए।
सबको पता था, इसलिए किसी ने इनको मुंह नहीं लगाया, किसी ने वोट नहीं दी। और एक वार्ड में अगर 12,000 वोटें मिली थी तो शहर में 1 लाख तो वोट मिलना चाहिए था। उन्होंने कहा भी था कि हमें 1 लाख वोट मिलेगी और अगर 50,000 वोट मिली तो हम ये मानेंगे हम सियासी तौर पर हार गए। और हमने पहले ही कहा था समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार को कि इनको 10,000 वोट भी नहीं मिलेगी, और अगर 10,000 वोट मिल गई मैं आपके घर पर सैल्यूट करने के लिए आऊंगा। मुंह से बात निकली थी, अल्लाह पाक ने लाज रख ली। 10,000 वोट भी नहीं ले सके ये। और मुझे साजिदा मैडम से कोई इख्तिलाफ नहीं है, शाने हिंद से मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं। ये दोनों जिस तरह साथ में रहे और जिस तरह उनका रवैया रहा वो मुस्बत रहा। आप समझ सकते हैं कि खेल किसने बिगाड़ा है। खेल किसने बिगाड़ा है आप समझ सकते हो। और अगर हालात पर ये नजर रखेंगे तो इनको इस बात का एहसास हो जाएगा कि हमारे साथ थे तो हमने अपने सेफ वार्ड से इनको चुनवा करके दिया था। आज तो उनको बोल दिया गया कि जहां से हमारे उम्मीदवार चुन करके आए थे वहां से तुमको उम्मीदवारी नहीं देंगे। क्या उनका मकाम व मर्तबा है और कितना मान सम्मान है दिखाई दे रहा होगा उनको। निहाल साहब थे मरहूम, उन्होंने जनता जानिसार फोर्स बनाई थी। जमील सेठ बैठे हुए हैं, इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। जेजेएफ और उस वक्त जेजेएफ में जो लोग थे उन्होंने केदवाई रोड पर कुछ लोगों के साथ जो हरकत की मैंने अपनी आंखों से देखा है। अब ये समझे कि हम भी निहाल साहब हैं, हम भी निहाल साहब हैं और फूल हार पहन करके ये अपना प्रोग्राम करने के लिए एजाज बेग के घर पर पहुंच गए। अच्छा, हैरत की बात ये कि जब ये यहां से निकले तो जो फूल हार पहन करके गए थे उनमें से ही एक आदमी ने एजाज बेग को फोन करके बोल दिया कि हम लोग आ रहे, मौके मत मारना। बता दिया। अच्छा, ये दोनों मियां बीवी, एक नासिक जाके बैठ गया, एक बंबई जाके बैठ गई ताकि कानूनी कार्रवाई से बच सके। पुलिस का उनसे कितना ताल्लुक है और पुलिस उनका कितना साथ देती है मुझे नहीं मालूम, लेकिन शहर की आवाम देख रही है कि किसका क्या रोल है। शहर की आवाम देख रही है और समझ रही है। हैरत की बात यह है, आज तक हमने जो कुछ सुना था वो ये था कि मेडिकल रिपोर्ट आएगी तो दफा लगाई जाएगी, कि 324 लगेगा, कि 326 लगेगा, कि 307 लगेगा। ये झगड़ा हुआ, मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं आई और 307 का कलम, 307 की दफा डिपार्टमेंट की तरफ से लगा दी गई। और दूसरे ग्रुप के लिए मेडिकल रिपोर्ट आ गई, उसके बाद भी 307 का कलम नहीं लगाया जा रहा है। मालेगांव की आवाम पहले कभी बहुत भोली भाली रही होगी, हमने तो सियासत में आकर के सब ओपन कर दिया ना। आज मालेगांव की आवाम को कोई बना नहीं सकता, सब समझते।
इसलिए डिपार्टमेंट को भी अपने रवैये पर थोड़ा सा गौर करना चाहिए। आपके मन में क्या है और उनसे आपका क्या ताल्लुक है नहीं है, वो आपको पता। लेकिन जो दिख करके आ रहा है, मालेगांव की आवाम बहुत गहराई से उसे देख रही, बहुत गौर से देख रही। हम कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन जो महसूस किया जा रहा है शहर में, अगर वो आपके पास बात पहुंची नहीं है तो आज हम माइक से कह रहे हैं ताकि आपके कानों तक शहर वालों की सोच पहुंच जाए। ये हमारी कोई इलेक्शनी मीटिंग नहीं है, लेकिन मैंने स्टेज पर देखा कि हमारे जितने कारपोरेटर रहे, अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से अक्सर लोग मौजूद हैं और ख्वाहिशमंद उम्मीदवार भी हमारे स्टेज पर है। किनको टिकट मिलना है वो तो फैसला आसमान पर होगा। सबब के दर्जे में हम अपने साथियों से मशवरा करके हम टिकट तकसीम करेंगे, जिम्मेदारी देंगे। लेकिन असेंबली इलेक्शन में जो हमारे साथ था, कारपोरेशन इलेक्शन में हम उसके साथ। ये पहली बात है जिसे नोट कर लेना चाहिए। जो असेंबली इलेक्शन में हमारे साथ था, कारपोरेशन इलेक्शन में हम उसके साथ थे और हमें अल्हम्दुलिल्लाह सब बातों का पता है। किसने असेंबली इलेक्शन में क्या किया हमारे लिए, क्या किया उनके लिए, सब मालूम है। और सियासत में कोई बात छुपती नहीं है, सियासत में कोई बात छुपती नहीं है, सब बात देर सवेर सामने आ जाती है। अगर हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारी बात वहां पहुंचाते हैं, तो उनके साथ भी ऐसे लोग हैं जो उनकी अंदर की बात ला करके हम लोगों को बता देते हैं। सब मालूम है, कोई बात ढकी छुपी नहीं। मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन की उम्मीदवारी मुझे मिली थी। पार्टी ने एतमाद और भरोसा किया था। अब्दुल मालिक और डॉक्टर खालिद ने अपनी बात तफसील से रखी कि तंजीमी तौर पर हम लोग कहीं भी नहीं थे। देखा जाए तो इस इलेक्शन को जीतना सबब के दर्जे में हमारे लिए नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर था। डॉक्टर खालिद साहब की एक बात बहुत अच्छी लगी कि जैसा असेंबली इलेक्शन अभी वो लड़ लिए, आगे वो ऐसा नहीं लड़ पाएंगे। आप देखा होगा आपने, सुबह 8 बजे से 9 बजे तक या 8:30 बजे तक या 10 बजे तक हमारे उन लोगों की वोट जो हमें मानने वाले हैं, जिनकी वोट हमें मिलने वाली है, वो वोटें गिर चुकी थी। और यादी में, हर यादी में 50 वोट, 60 वोट, 70 वोट, 100 वोट, 100 से जायद वोट बढ़ाए गए। बड़ी मालेगांव हाई स्कूल जाना हुआ था। अब्दुल मालिक ने बताया, कभी कहीं हम साथ में गए, कभी अलग अलग गए। बड़ी मालेगांव हाई स्कूल में आईडी ऐसे जमीनों पर पड़ी हुई थी। हैरत होती थी कि यार कौन आईडी अपनी छोड़ करके चला गया। 1-2 होती तो समझा जा सकता था, अगर सैकड़ों की तादाद में आईडी इस तरह पड़ी हुई मिले तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये क्या प्रोग्रामिंग थी। लेकिन थे बालों पर शिकस्ता, फजा हौसला शिकन, तेरा करम के कुव्वते परवास पा गए। अल्लाह ने फैसला किया हमारी जीत का। साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल किया गया, लेकिन 162 वोटों से अल्लाह पाक ने जीत अता की। अल्लाह का बेपनाह करम है। और अब्दुल मालिक ने यह बात कही कि यह क्रेडिट
मालेगांव की सियासी तौर पर बेदार आवाम के सर जाता है। हम कहां थे सबको मालूम है, हम कहां थे सबको मालूम है, लेकिन हमारे वोटरों ने इस शहर की भलाई के लिए जो फैसला लेना था उन्होंने फैसला लिया। असेंबली इलेक्शन में वही रोड गटर की बात कर रहे थे। अभी पुलिस ऑफिसरान के साथ मेरी मीटिंग थी, एक ऑफिसर की जुबान से अजीब जुमला निकला, शायद उसको भी एहसास नहीं होगा कि कोई नोट भी करता है। बात बात में उसने ये बात कही कि आपने असेंबली इलेक्शन लड़ा तो आपने कोई मैनिफेस्टो भी जारी नहीं किया। मैंने कहा मैनिफेस्टो तो चीफ मिनिस्टर भी पूरा नहीं कर पाता ना। जो बड़ी पार्टियों का मैनिफेस्टो होता है, जो चीफ मिनिस्टर बनता है, वो भी उसे पूरा नहीं कर पाता। हम तो ऐसी किसी बड़ी पार्टी के साथ नहीं है जो सत्ता में आए, हम तो ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए हैं। और जाहिर बात है, रोड, गटर, लाइट, इलाज, पानी, पीने का पानी और गंदा पानी निकास, ये काम कारपोरेशन का है। एक एमपी, एक एमएलए ये कानून साज इदारे का मेंबर होता है। पहले तो एमएलए को जो फंड मिलता है वो भी नहीं मिलता था ना, बराबर है दादा। किसी एमएलए को और किसी एमपी को फंड नहीं मिलता था, वो कानून साज इदारे के मेंबर होते। बड़े बड़े काम उनके जरिए से होते थे, जैसे आयशा हकीम ने फिल्टर प्लांट मालेगांव को दिया। ऐसे बड़े काम, बड़े रोड, रास्ते ये सरकार के फंड से बनते। बाकी जो मूलभूत सुविधा है, जो बुनियादी जरूरतें और सहूलियात है, वो कारपोरेशन की जिम्मेदारी। अब ये इलेक्शन लड़ रहे थे तो रोड गटर पे इलेक्शन लड़ रहे थे और असेंबली इलेक्शन लड़ रहे थे। उस ऑफिसर ने एक बात और कही, उसने ये कहा कि आप लोगों का उन्वान था अच्छाई और बुराई। मैंने कहा कारपोरेशन में भी यही उन्वान रहेगा, अच्छाई और बुराई। शहर के हक में अच्छाई, उनको बुनियादी सहूलतें मुहैया कराना है और हम कराएंगे। हमारा मुद्दा यही रहेगा। उसने जो जुमला कहा कि बोले जो माजी आमदार है, उसने मुझसे ये कहा कि ये बोलते थे अच्छाई बुराई, अच्छाई बुराई, अच्छाई बुराई। तो ऐसा हम लोगों को लोगों के दरमियान शो किया गया जैसे एमडी की पूड़ी मैं बांध के देता था। क्या है वो तो तुमको मालूम ना, क्या है वो तुमको मालूम। मगर ऑफिसर ने जो बात कही वो मैं आपको बता रहा हूं। अब तमाम गैर कानूनी काम, गैर समाजी कामों की सरपरस्ती तो आप ही लोग करते हैं ना। क्या मालेगांव की आवाम को पता नहीं है? सरपरस्ती आप करते हो और कमीशन आप लेते हो, हिस्सा आप लेते हो। किसको नहीं मालूम? सबको पता है। इसलिए मेरी जीत का क्रेडिट सबब के दर्जे में मालेगांव की सियासी तौर पर बेदार आवाम के सर है। और इंशाअल्लाह कारपोरेशन में, जैसा माजिद हाजी ने कहा है कि गाड़ी के तरक्की की गाड़ी के दो पहिए होते हैं। एक पहिया असेंबली इलेक्शन में नुमाइंदगी अल्हम्दुलिल्लाह शहर ने हमको दी। हम ये चाहेंगे कि मालेगांव की आवाम सियासी बेदारी का सबूत दे
और सियासी बेदारी का सबूत देते हुए कारपोरेशन इलेक्शन में कामयाबी और हमारा मेयर हो ये दूसरा पहिया है। अगर दोनों पहिए हमको मिलते हैं, शहर इंशाअल्लाह विकास के रास्ते पे जाएगा। और ये आज कारपोरेशन इलेक्शन है तो इसमें रोड गटर की बात करना चाहिए, तो ये फिरका परस्ती की बात करते, फिरका परस्ती की बात करते। अगर फिरका परस्तों से इतनी ही नाक लगाना हाथ था तो कटवा लो, नाक कटवा लो। माजिद हाजी ने बताया कि कब कब उन्होंने फिरका परस्त पार्टियों का साथ लेकर के कारपोरेशन में इक्तिदार हासिल किया था। आज उनको फिरका परस्त बोल रहे हो तो पीछे भी तो वो फिरका परस्त थे ना। तुमको इक्तिदार के लिए फिरका परस्त चल जाएंगे, इलेक्शन में मालेगांव की आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए फिरका परस्ती की बात कर रहे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदो सालार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, महाराष्ट्र के कायदो सालार और सदर इम्तियाज जलील साहब, उनके स्टेज से किसी को कादियानी कहा गया, किसी को मेहदवी कहा गया। अब मैं एक पोस्ट इत्तेफाक से देख लिया, उसमें लिखने वाले ने बहुत अच्छी बात लिखी कि एक जाहिल सियासी खानदान के दरबारी मुकर्रिर। अब जाहिर बात है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उत्तर महाराष्ट्र के सदर डॉक्टर खालिद परवेज साहब ने एक इस्तिफ्ता तैयार किया है और तमाम दारुल इफ्ता में भेजा गया। कल जुमेरात का दिन था, किसी ने वो पर्ची मेरे पास भी सवाल जवाब में भेज दी। मैं सोचा कि इसका जवाब न दूं, लेकिन फिर ये हुआ कि लोग बोलेंगे कि डर के जवाब नहीं दिए, तो मैंने जवाब दे दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि अगर किसी ने किसी के ऊपर कुफ्र का फतवा लगाया, यानी उसको इस्लाम से खारिज करार दिया कि ये कादियानी है, ये मेहदी है, मेहदवी है, अगर किसी को इस तरह का इल्जाम दिया गया, हुजूर के अल्फाज मुबारक है फकत बा बिही अहदुहुमा, इल्जाम लगाने वाला और जिस पर इल्जाम लगाया गया है दोनों में से कोई एक काफिर रहेगा। अगर वो वाकई जिस पर इल्जाम लगाया गया है उसके अंदर कुफ्र की कोई बात है तो वो काफिर है, और अगर उसके अंदर ये बात नहीं है, जैसे असदुद्दीन ओवैसी साहब को कादियानी कहा गया, अगर वो कादियानी नहीं है, इम्तियाज जलील को मेहदवी कहा गया, अगर वो अकीदे के एतबार से मेहदवी नहीं है तो किसी मुफ्ती के फतवे को जाने दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फतवा है कि कहने वाला काफिर हो जाएगा। इसलिए उनको तजदीद ईमान के साथ तजदीद निकाह भी करना पड़ेगा। तजदीद ईमान के साथ तजदीद निकाह भी करना पड़ेगा। ये तो शरीयत की बात है। रही हमारे तरफ से जवाब, तो इंशाअल्लाह ऐसा जवाब जाएगा आने वाले दिनों में जब स्टेज लगेगा। अगर तबीयत हरी नहीं हुई तो फिर बोलना। तबीयत हरी हो जाएगी। सनसनी खेज इल्जाम हमारे स्टेज से भी लग सकता है ना। ये नेहरू चौक सब मालेगांव वालों को मालूम है। नेहरू चौक का हादसा पूरे मालेगांव के लोगों को मालूम है। हम लोग ये हल्की फुल्की बात नहीं करेंगे, हमारे पास बहुत सारी मालूमात है। जब वक्त आएगा तो हम इसका जवाब देंगे ना।
और अगर सनसनीखेज इल्जाम लगा करके कोई ये समझता है कि हम इस तरह आगे बढ़ जाएंगे, मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि मेरे साथ अल्लाह की मदद है, मेरा काम खुद ब खुद होता रहता है। 2019 का इलेक्शन जीता था, बहुत सारे लोग उसमें मददगार थे, उसमें खालिद हाजी भी थे ना। कुछ बातें ऐसी थी जिसको देख करके, नोट करके हम आगे बढ़े और अल्लाह ने इज्जत दी। और अभी 2024 के इलेक्शन में भी इनके स्टेज से और इनके वर्करों की तरफ से कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे काम सामने आए जिसकी वजह से हम जीत गए। मैं अब सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुजार हूं और फिर आप सभी हजरात का, खास तौर पर मालेगांव की बेदार आवाम का, और उसके बाद जो मुखालिफ खेमे में हमारे मददगार थे, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं ना। इसलिए आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह, अब तो इलेक्शन होगा, बिहार का रिजल्ट आया, हालात उनको दिख गए कि हमारे हक में है, इसलिए अब आगे कारपोरेशन का इलेक्शन भी होगा, टलेगा नहीं। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्रगुजार हैं। हमने, हमारी पार्टी के जिम्मेदारान ने ये चाहा था कि हम पर जो इल्जामात लगते हैं, आप हमको अपने साथ ले लो और हमको सिर्फ 6 सीटें दे दो, हम आपके साथ रहेंगे, आपका प्रचार करेंगे, आपके स्टेज पे रहेंगे, आपको दिख करके आएगा कि हम बीजेपी की बी पार्टी हैं या आपके साथ है। हमने तो अपना मौकिफ बिल्कुल वाजे कर दिया था, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को गठबंधन में लिया नहीं गया। लेकिन हमारे कायद की जुबान से निकला था 6, अल्लाह ने 6 सीटें दे दी ना, 6 सीटें मिल गई। और आपको सुनकर के हैरत होगी कि सीमांचल का इलाका बिहार का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है। आपको अगर मैं बताऊंगा तो हैरत होगी। हम जिस गाड़ी में चल रहे थे, उसके ड्राइवर से पहली बैठक में बात हुई कि भाई तेरा नाम क्या है? बोले जुबैर। तो साथ में अब्दुल्ला था, उसने पूछा कि तुम्हारी पगार कितनी? गाड़ी का ड्राइवर है, पूछा पगार कितनी है? तो कम से कम आप बताओ ड्राइवर की पगार क्या होगी? 500 रुपया रोज अगर हो तो 15,000 रुपया हुआ। उस ड्राइवर की पगार 3,000 रुपया थी महीने की। अब्दुल्ला पूछा कि हफ्ते की पगार 3,000 रुपया। बोले नहीं, महीने की पगार। आप सोचो कैसा गुर्बत ज़दा इलाका है और मेहनत कश लोगों को क्या तनख्वाह मिलती है। उससे मैंने फिर और पूछा कि यार ये 3,000 में तेरा गुजर बसर कैसे होता होगा? तो बोले जो हमारा मालिक है वो 1,500 रुपया और दे देता है। वहां की आवाम उबला हुआ चावल और दाल, यही उनकी खुराक है। हम लोग सुबह जल्दी उठ जाते तो एक नाश्ता फजर के बाद हो जाता, फिर एक नाश्ता 11 बजे हो जाता, फिर खाना दोपहर में 2:30-3 बजे हो जाता, फिर रात का खाना खा लेते और देर तक अगर जाग गए तो फिर अंडा भुर्जी भी खा लेते ना। वहां की आवाम 24 घंटे में एक मर्तबा खाना खाती है और उबला हुआ चावल जब उस पर दाल डाली गई तो मैं ये देख रहा था तो दाल दिख ही नहीं रही थी। इतनी पतली दाल के सारी, यानी जो उन्होंने चम्मच से डाला सब नीचे उतर गया, चावल सिर्फ गीला हो गया और एक मर्तबा प्लेट में जितना चावल दे दिया गया दोबारा नहीं देते। ऐसा गरीब इलाका, इतना पिछड़ा हुआ इलाका, यानी देख करके
ये मैं अपने बेटे अब्दुल्ला को बोला, बोला देख बेटा गरीबी किसको बोलते, देख ले गरीबी इसको बोलते, 24 घंटे में एक मर्तबा खाना, और वो भी ऐसा खाना। उस इलाके में, ये सीमांचल का इलाका बिहार का 10% होगा, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को गिराने के लिए 18 हेलीकॉप्टर सीमांचल में घूम रहे थे। एक हेलीकॉप्टर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से था बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के लिए, बाकी तमाम पार्टियों के लोग यही सीमांचल में आके झक मरा रहे थे। मैं जब ही बोल दिया था कि 90% बिहार का इलाका छोड़ करके ये सिर्फ मजलिस की दुश्मनी में आज सीमांचल के अंदर जो है इस तरह घूम रहे हैं, इनको रिजल्ट जब आएगा तो समझ में आ जाएगा। आज रिजल्ट आ गया है, 90% इलाके जहां मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार एक आध दो होंगे तो होंगे, वहां पर इनकी क्या गद बनी है। अगर हम होते तो इल्जाम हमारे ही ऊपर आता ना, कि तुम्हारी वजह से तुम वोट कटवा हो, तुम्हारी वजह से हम हार गए। हम तो थे भी नहीं ना वहां पर वोट काटने के लिए। आज तो ऐसा हो गया कि अगर कांग्रेस सीमांचल में हमारे उम्मीदवारों का वोट नहीं काटती तो हमारे 12 उम्मीदवार चुन करके आते। अब वोट कटवा कौन हुआ, देख लो। हालात ऐसे थे कि हमारी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के जिम्मेदारान ने यह महसूस करना शुरू कर दिया था कि शायद अगर आई अपनी सीट तो अख्तरुल ईमान की सीट आ जाएगी, बाकी कोई सीट नहीं आएगी। लेकिन दुआ बहार की मांगी तो इतने फूल खिले, कहीं जगह ना रही मेरे आशियाने में। पिछली मर्तबा तो 5 सीटें थी, अल्लाह ने बढ़ा करके 1 सीट और दे दी। अगर ये 17 और 18 हेलीकॉप्टर सीमांचल में नहीं घुमाते तो 12 सीटें आती अपनी, इंशाअल्लाह 12 सीटें आती। तो आज हम लोग कोई इसलिए नहीं जमा हुए कि हम इलेक्शन का आगाज कर रहे। अब्दुल मालिक ने कहा है हम अपनी सफों को दुरुस्त करने के लिए इकट्ठा हुए। अब्दुल माजिद ने बताया कि ये गेट टुगेदर यानी हम लोग इकट्ठा हो रहे। डॉक्टर खालिद परवेज ने बताया कि भाई गेट टुगेदर किस वजह से होता है, वो भी आपने सुना। तो जानिसार कायदो सालार ग्रुप ने अपने लोगों को इकट्ठा करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया, और ये प्रोग्राम जानिसार कायदो सालार ग्रुप का प्रोग्राम। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और जानिसार कायदो सालार ग्रुप के अलावा हमारे जितने ग्रुप हैं, ये उनका प्रोग्राम नहीं। लेकिन उन्होंने हमको बुलाया, हम आए, हम शुक्रगुजार हैं, और एक स्टेज मिला है तो आज आपके सामने अपनी बात भी रख रहे। इसलिए आने वाले कारपोरेशन इलेक्शन को किस तरह लड़ना चाहिए, आप अच्छी तरह उसकी तैयारी कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार से हम मालेगांव के विकास और तरक्की के लिए क्या ला सकते हैं उसके लिए भरपूर कोशिश करेंगे, लेकिन ये जिम्मेदारी मालेगांव को बुनियादी सहूलियात मुहैया कराने की कारपोरेशन की जिम्मेदारी। ये तो अल्लाह का एहसान है कि हमने ये 2-3 सालों के अंदर इतना काम किया कि आज मालेगांव की आवाम बोलने लगी कि मालेगांव में काम हो रहा है, वरना पहले ऐसा काम होता दिखता नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सर्वे किया है पूरे शहर का, और अहम
बड़े रास्तों को छोड़ करके 264 रास्ते ऐसे हैं जिसको बनाने से इंशाअल्लाह शहर का नाक नक्शा बदलेगा। और अगर कारपोरेशन में मालेगांव की आवाम ने हमको इख्तियार दिया, हम अपना मेयर बिठाने में कामयाब हो गए, तो आज अगर कारपोरेशन का 100 करोड़ रुपया भी अगर मालेगांव की विकास के लिए खर्च होगा तो सारी बुनियादी सहूलतें पूरी हो जाएंगी। 5 साल में 500 करोड़ रुपया खर्च किया जा सकता है। ये मैं कम बता रहा हूं। इसलिए मैं आज के इस प्रोग्राम के जरिए और आप लोगों के तवज्जुह से मालेगांव की आवाम तक अपना ये पैगाम देना चाहता हूं कि आपने हमें असेंबली में जीत दिलाई है, हमें अल्लाह ने कामयाबी अता की है, ये आधी कामयाबी है। आप हमें कारपोरेशन में भी काम करने का मौका दे, हमें जीत दिलाने में आप हमारी मदद करें, हमारा ताउन करें। अगर कारपोरेशन में हमारा मेयर होगा तो इंशाअल्लाह हम शहर की तमाम बुनियादी जरूरतें पूरी करने की ईमानदारी से कोशिश करेंगे। और मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, आसान। आप हम पर आपने एतमाद किया, भरोसा किया, आप अपना एतमाद अपना भरोसा कायम रखें और कारपोरेशन में भी आप हमें जीत दिलाए। इंशाअल्लाह हम प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे तरक्की का। जलसा-ए अलगार से लोगों को उम्मीद ऐसी थी कि कारपोरेशन इलेक्शन कैसे लड़ा जाएगा और मालेगांव को क्या दिया जाएगा उस पर बात होगी। वो तो सब छोड़ करके हम ही बचे थे ना। बोलते ना कि जाने दो, नहीं बोलूंगा हम ही मिल गए थे उनको कि जो उठ रहा है वो हमको ही बोल रहा है, जो उठ रहा है वो हमको ही बोल रहा है। अरे हो गया ना असेंबली इलेक्शन, अब 4 साल इत्मीनान से बैठो। हाँ, 4 साल इत्मीनान से बैठो। और डॉक्टर खालिद की जुबान से जो बात निकली है, अल्लाह उसकी लाज रख ले। कारपोरेशन इलेक्शन अगर जीत गए तो 10 साल दिखना नहीं, 10 साल दिखना नहीं। असेंबली में खर्चा हो गया, खर्चा हो गया। अभी जिन लोगों से उन्होंने उधार लिया है उनको वापसी के लिए 32 तारीख दी गई है। इसलिए आप लोगों से यह गुजारिश है कि आप तय कर लीजिए, आप हमारे लिए नहीं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए नहीं, अपने शहर के लिए और अपनी आने वाली नस्लों के लिए बुनियादी सहूलियात फराहम हो जाए, उसके लिए कारपोरेशन में आप हमें इख्तियार दें। और इंशाअल्लाह हम जो वादा करेंगे उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारा मददगार है और हमारे काम खुद ब खुद हो जाते। हम अगर करना चाहे तो नहीं होगा, लेकिन अल्लाह पाक के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़। मैं जानिसार कायदो सालार ग्रुप के तमाम ही जिम्मेदारों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि जितने ग्रुप हैं वो सारे ग्रुप मिल करके कारपोरेशन इलेक्शन के लिए मेहनत और कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हमारा हामी, नासिर और मददगार हो। बहुत बहुत शुक्रिया।